जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आरओ का एग्ज़ाम अब कंप्लीट हो चुका है। जो भी कट ऑफ जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिस्कशन उस पर आप लोगों ने अलग अलग जगह देख लिया है। तो बहुत ज़्यादा उस पर अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब जिनका भी 125 से 130 के रेंज में बन रहा है, या जो भी 122 से 128 30 तक के रेंज में है, तो अगर वो खुल के कॉन्फिडेंस के साथ में तैयारी नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप लोग कम से कम एग्ज़ाम तक वेट कर लीजिए। उसके बाद मेंस के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करना होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 130 प्लस वाले तो कॉन्फिडेंस के साथ मेंस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बाकी यूपी पीसीएस को टारगेट कर लीजिए, जो उसमें जीएस के लिए आप पढ़ाई करेंगे, या फिर मेंस के हिसाब से ही पढ़ाई करिए आरओ का। तो जीएस का जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, वो आपको एग्ज़ाम में भी काम आएगा। तो हम लोग जो हैं आज से यूपी पीसीएस के लिए भी देखेंगे चीज़ों को, और जो भी आप लोगों में से पेट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अगले एक महीने पूरे अगस्त भर इन वीडियोस को देखिएगा, तो आप लोगों को उसमें भी हेल्प मिलेगा। तो आज हम लोग मौर्य वंश से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। तो एक बात और याद रखिएगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो यूपी पीसीएस 2025 का पेपर होगा वो आरओ यारो की तरह वन लाइनर होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो पूछ भी सकते हैं वन लाइनर फैक्ट्स, या फिर वो अच्छे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। तो आपको अच्छे क्वेश्चंस के लिए, एक अच्छे क्वेश्चन पेपर के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। और वैसे भी पीसीएस में तो मेंस भी है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको डेप्थ नॉलेज होना ही चाहिए। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा मेजर रॉक एडिक्ट है सम्राट अशोक का जो हमें रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में बताता है? यानी निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण की बात करता है? वो चाहता है कि अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर एक साथ रहें, अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्मों के प्रति आदर का भावना रखें, और बहुत ज़्यादा घमंड न दिखाएं अपने धर्म को लेके। तो ये मेजर रॉक एडिक्ट 12 जो है वो हमें दिखाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मेजर रॉक एडिक्ट 12। तो इसमें तीन प्रमुख शिलालेख है सम्राट अशोक के, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला है रॉक एडिक्ट 11। इसमें उन्होंने कहा कि धम्म की नीति जो है वो बेस्ट पॉलिसी है, यानी धम्म की नीति को ही सर्वोत्तम नीति घोषित किया सम्राट अशोक ने शिलालेख 11 में। उसके बाद दूसरा जो अभी हम लोगों ने प्रश्न में देखा, प्रमुख शिलालेख 12 यानी कि मेजर रॉक एडिक्ट 12, इसमें उन्होंने टॉलरेंस के लिए अपील किया है अलग अलग सेक्ट से, यानी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की अपील की गई है। और जो 13th मेजर रॉक एडिक्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट में से एक है। 13th रॉक एडिक्ट सबसे बड़ा भी है। सम्राट अशोक ने अपनी कलिंग विजय के बारे में इसमें बताया है। और याद रखिएगा कि जब वो गद्दी पर बैठे थे 269 बीसी के आसपास, तो उसके 8 सालों के बाद 261 बीसी में कलिंग का युद्ध उन्होंने लड़ा था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, हो सकता है इस वाले स्लाइड में भी, पीडीएफ में भी हम लोगों ने शामिल किया होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यही क्वेश्चन है, कितने वर्षों के बाद, गद्दी पर बैठने के कितने वर्षों के बाद जो अशोक थे, सम्राट अशोक थे, उन्होंने कलिंग को कॉन्कर किया था? यानी सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? तो ये 8 वर्षों के बाद उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। और सम्राट अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट 13 यानी कि अशोक के प्रमुख शिलालेख 13 के अनुसार उन्होंने सिंहासन पर बैठने के 8 वर्षों के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के हिसाब से सीता अध्यक्ष जो हैं उनका क्या कार्य होता था मौर्य वंश के समय में? यानी अर्थशास्त्र के अनुसार सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था? कृषि से था। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, कृषि डिपार्टमेंट, उसके जो कृषि विभाग जो था उसके जो हेड हुआ करते थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनको हम लोग सीता अध्यक्ष कहते थे। इनका काम था कि कितना राजस्व इकट्ठा हुआ है उसकी पूरी जानकारी देना, उसका ब्यौरा रखना, कलेक्शन करना राजस्व का, ये सारा काम सीता अध्यक्ष का होता था। कुछ और भी अधिकारी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सीता अध्यक्ष का तो हमने पढ़ लिया कि कृषि के प्रभारी अधिकारी थे, इंचार्ज ऑफ एग्रीकल्चर। एक थे संस्था अध्यक्ष, तो मार्केट को सुपरिटेंड करने का इनका काम था, यानी कि बाजार अधीक्षक के रूप में आप जान सकते हैं संस्था अध्यक्ष को। उसके बाद थे रूप दर्शक। रूप दर्शक जो है वो कॉइन्स के इंस्पेक्टर थे, सिक्के वगैरह जो भी चल रहे हैं मार्केट में हर जगह उनका निरीक्षण करने का काम होता था, सिक्कों के निरीक्षक थे रूप दर्शक। और पर्ण अध्यक्ष, तो पर्ण अध्यक्ष जो थे उनका काम क्या था कि जो भी व्यापार हो रहा है, राज्य के द्वारा जो सामानों का प्राइस फिक्स किया गया है, और जो भी राज्य के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है उन सामानों की देखरेख करना, इन सभी व्यापार वाली चीज़ों को देखना, दाम जो है मार्केट में वो महंगाई ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही, ये सब चीज़ों का काम पर्ण अध्यक्ष का होता था।
तो राज्य द्वारा उत्पादित वस्तुओं के व्यापार, मूल्य निर्धारण और बिक्री का जो प्रभारी थे वो थे पर्णाध्यक्ष। रुमिनदेई पिलर एडिक्ट जो है अशोक का, वो किससे जुड़ा हुआ है? यानी सम्राट अशोक का जो रुमिनदेई स्तंभ शिलालेख है वो किससे संबंधित है? तो वो ये जो रुमिनदेई का पिलर है, एडिक्ट है, ये आपको लुम्बिनी में देखने को मिलेगा। और लुम्बिनी जो है वो महात्मा बुद्ध जी का बर्थ प्लेस है, बुद्ध जी का जन्म स्थान है। ये बात याद रखिएगा। सम्राट अशोक जब गद्दी पर बैठे थे उसके 20 सालों के बाद उन्होंने लुम्बिनी जाने की इच्छा प्रकट की और वो लुम्बिनी गए, जो महात्मा बुद्ध जी का जन्मस्थली भी है। उन्होंने एक बहुत बड़ा, करीब करीब 20-22 फीट मान लीजिए, 22 फीट ऊंचा एक पिलर लगवाया, उसमें शिलालेख करवाया, उसमें लिखवाया कि ये जो लुम्बिनी है ये महात्मा बुद्ध जी का जन्मस्थली है। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो पिलर पे एडिक्ट है, ये जो स्तंभ है, रुमिनदेई स्तंभ पे जो शिलालेख है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और आज का जो हम देवनागरी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, देवनागरी लिपि, देवनागरी स्क्रिप्ट, वो प्राचीन भारत में ब्राह्मी स्क्रिप्ट था। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही मॉडर्नाइज होते होते आज आपको देखने को मिलता है देवनागरी स्क्रिप्ट के रूप में। कौन से ऐसे मौर्यन अधिकारी हैं जो इंचार्ज हैं वेट और मेजरमेंट के? तो हमने पीछे भी देखा कि कौन से ऐसे मौर्य अधिकारी हैं जो बाट एवं माप के प्रभारी अधिकारी हैं। तो आपको ये पता है कौन है? पौतवा अध्यक्ष। कौन है? पौतवा अध्यक्ष, ये याद रखिएगा। सीता अध्यक्ष हम लोग जान चुके हैं। तुरामय जो हैं वो सम्राट अशोक के कंटेम्प्रेरी रूलर थे, कौन से जगह के? तो सम्राट अशोक के जो समकालीन एक शासक थे तुरमय, वो कहाँ के शासक थे? वो इजिप्ट के शासक थे। सम्राट अशोक के समय में जो टॉलेमी हुआ करते थे, PTOLEMI, टॉलेमी, इन्हीं को हम लोग हिंदी में तुरमय करके बोलते थे। और जो 13वां प्रमुख शिलालेख है, 13th मेजर रॉक एडिक्ट है सम्राट अशोक का, उस पर यह बात लिखा हुआ है कि धम्म विजय वो अलग अलग राजाओं के ऊपर चाहते थे। मतलब वो हर राजा पे अब आक्रमण करके जीतने से ज़्यादा, दिग्विजय से ज़्यादा धम्म विजयी होना चाहते थे। धर्म का प्रचार प्रसार करके अपने विजय गाथा को पाना चाहते थे। तो धम्म के माध्यम से वो सभी को जीतना चाहते थे। ये हमें 13th मेजर रॉक एडिक्ट, 13वें प्रमुख शिलालेख में जानने को मिलता है। और वहीं से कई सारे राजाओं का नाम जानने को मिलता है, जिसमें एक इजिप्ट के टॉलेमी भी थे। कौन सा इनमें से सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट के हिसाब से 7th ऑर्गन है स्टेट का? मतलब हमारे जो ये राज्य होता है, वो राज्य जो है 7 अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना है, ऐसा हमें देखने को मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो सप्तांग सिद्धांत जो है उसके अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? राज्य का 7वां अंग होता है मित्र, याद रखिएगा। और पहला तो राजा है ही। द एंशियंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट इज, देखिए ये इसी पे हम लोग बात कर रहे थे कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी लिपि। वॉट वर द हेड ऑफ द माइंस कॉल्ड इन अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र में माइंस के हेड को क्या कहते थे? यानी अर्थशास्त्र में खानों के मुखिया को क्या कहते थे, ये आपको बताना है। तो इनको हम लोग बोलते थे अकार अध्यक्ष। तो पौतवा अध्यक्ष, अकार अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, और भी जो हमने पीछे देखा अधिकारियों के नाम, वो आपको देखने को मिलता है। तो PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको पेट में भी मदद करेगा, 10 नंबर का हिस्ट्री पेट में भी आता है, और PCS में भी मदद करेगा, क्योंकि PCS के लिए, एक अच्छे पेपर के लिए हमें PCS के लिए तैयारी करनी है। वहाँ से 1 लाइनर फैक्ट से काम नहीं बनेगा। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एग्ज़ाम तक चीज़ों को पढ़ेंगे अच्छे से, करंट अफेयर्स को भी और अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की जाएगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।